सदर प्रणाम आदरणीय आचार्य जी। मैं डॉक्टर विक्रम चौरसिया हूँ। और जो बायसनेस है, जो डायलेमा है, थोड़ा सा मैं आपकी बातों को ही लेकर मैं सब कुछ बोल रहा हूँ। आज इंडिया वर्सेज भारत में जो बढ़ती गैप है, इस सबको थोड़े से मैं इस पर आऊँगा सर। इससे पहले मैं ये बात ही पूछना चाह रहा हूँ कि आज युवा जो है, हाँ, जो किसी भी राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की प्रमुख भूमिका होती है, चाहे वो कोई भी राष्ट्र हो, लेकिन आज युवाओं को कहीं ना कहीं उपेक्षित किया जाता है। वो चाहे रीजन जो भी हो, उसके उम्र को देखकर या उसकी नॉलेज को देखकर। हम ये देख रहे हैं आज कि हमारा युवा, जहाँ कभी प्रयागराज गढ़ हुआ करता था सिविल सर्विसेज के लिए, मुखर्जी नगर गढ़ हुआ करता है, यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि आए दिन युवा आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। और एक तरफ लैटरल एंट्री से 340 लोगों को एंट्री दी जाती है। और एक युवा है जो अपने स्कूल टाइम से तीसरी चौथी क्लास से स्लम्स के बच्चों के लिए, जब वो खुद अपने से कपड़े नहीं पहन पाता था, पैंट नहीं पहन पाता था, तो वो जाकर स्लम में और अनाथालयों में काम करता था, उनको सेवा देता था। और देते देते उसको लगा कि नहीं, एक यूपीएससी ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर पहुंचा जहां हम उस सोसाइटी को, वो जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, उसके बीच तक पहुंच से आए। लेकिन यहाँ इंडिया वर्सेज भारत में हिंदी वर्सेज इंग्लिश मीडियम भी है, और इसके पीछे बहुत बड़ा गैप है, जो हम कह सकते हैं एक ओवर न्यूट्रिशन से परेशान है और एक मॉल न्यूट्रिशन से परेशान है। सर, अल्टीमेट मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ये बढ़ता जा रहा है गैप, ये जो बढ़ती जा रही है लोगों के अंदर डिप्रेशन, क्या इसके लिए अध्यात्म, एक तरफ भाग्य की बात, थोड़ा देर पहले आपको सुन रहा था कि आप बोल रहे थे भाग्य की बात, एक तरफ एक मेहनत कश लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं और बरसों से तैयारी कर रहे हैं, उनको उपेक्षित की जा रही है। रीजन हमारे सिस्टम में जो भी हो, हम एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पेपर 4 पढ़ते हैं, हम इंटीग्रिटी की बात करते हैं, लेकिन जब सिस्टम में आते हैं तो हमारे सिस्टम में देखता हूं कि जो सेलेक्टेड हैं, जो अच्छे रैंक के साथ आए हैं, वो लोग भी कहीं करप्शन करते हुए पकड़े जा रहे हैं, तो कहीं सुसाइड करते हुए जा रहे हैं। नोएडा में पिछले साल एक आईएएस ऑफिसर सीनियर छलांग लगाते हैं, बिल्डिंग से कूदते हैं। तो आखिर में ये अध्यात्म की जब बातें होती है, एक शांति की, एक होती है गैप की जो बढ़ती जा रही है। एक तरफ लोगों के पास बहुत कुछ है, ओवर न्यूट्रिशन से परेशान है, एक तरफ माल न्यूट्रिशन से परेशान में है। तो आखिर में इसका सॉल्यूशन, इसको किस अध्यात्म से हम जोड़ना चाहेंगे, कैसे इंटरलिंक करेंगे? हमने पिछले लास्ट 6 ईयर से स्लम्स के लिए, स्लम्स के बच्चों के लिए हमारी आपकी पाठशाला मैंने स्टार्ट किया। वहां जब मैं जाता हूं, जब अपने ही जो प्रिपरेशन यूपीएससी के बंदे कर रहे हैं, मैं देखता हूं हिंदी मीडियम वाले बड़ा इमोशनल होते हैं, वो आते हैं, साथ देते हैं। वही इंग्लिश मीडियम वाले, जिनकी अच्छी सोशलाइजेशन, अच्छी खासी उनके अंदर, उनकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छे होते हैं, अच्छे उनको सब कुछ, वहां वो जाना नहीं चाहते हैं। और उन बच्चों को देखते भी 1-2 दिन तो वो कहते हैं उसकी नाक बह रही है, तो उसके कपड़े सही नहीं है, मैं वहां नहीं जा सकता, तुम हॉल में इसकी क्लास को कराओ। तो सर, कहीं ना कहीं ये ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है, जो हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं बढ़ती जो गैप जा रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे न्यूट्रिशन पर ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क्स लगा रहा है। तो जहां आपकी बातें को सुना सर, इन लोगों की बातों को सुना, और मैं पिछले कुछ समय से आपको ही मैं सुन रहा हूं सर, यही मेरा सवाल है। हिंदी मीडियम वाला हिंदी मीडियम में इसलिए गया क्योंकि परिस्थितियां ऐसी थीं। इंग्लिश मीडियम वाला इंग्लिश मीडियम में इसलिए गया क्योंकि परिस्थितियां ऐसी थीं। न एक दूसरे से बेहतर है, न एक दूसरे से कमज़ोर है। ठीक है, जो जिस हालत में रहेगा वो उसी हालत में परेशान रहेगा अगर उसने समझे बिना कदम उठा दिया है। किसी को आत्महत्या इसलिए करनी पड़ेगी कि वो जिस काम में निकला था उसको सफलता नहीं मिली, और कोई जीवन भर डिप्रेशन में इसलिए रहेगा क्योंकि जो काम वो करना चाहता था उसमें वो सफल हो गया। तो इसमें बात न इंडिया की है न भारत की है, बात आदमी के भीतर बैठे मूल अज्ञान की है। जब इंसान जानता ही नहीं कि वो कौन है और उसे क्या करना चाहिए, तो दुख भोगेगा। और कहीं भी कोई भी दुख भोग रहा हो, उसकी वजह उसके भीतर का अज्ञान ही होती है। बाहर की स्थितियां बहुत प्रतिकूल हो सकती हैं, पीड़ादायक हो सकती हैं, लेकिन भीतर के दुख के जिम्मेदार तो हम खुद ही होते हैं। इसीलिए आप सामाजिक तल पर कितनी भी नारेबाजी कर लें, कितनी भी क्रांतियां कर लेना चाहें, उससे कोई मूलभूत परिवर्तन आता नहीं है।
आप पूछ रहे हैं क्या अध्यात्म के पास इसका कोई समाधान है? सिर्फ अध्यात्म ही समाधान है, उसके अलावा कोई समाधान नहीं होता है। हम सोचते हैं कि शायद व्यवस्था में परिवर्तन करने से कुछ हो जाएगा। अरे व्यवस्था भी तो आदमी के दिमाग से ही निकल रही है ना। जब वो दिमाग ही बेहोश है तो बेहोशी में वो एक व्यवस्था बनाए चाहे दूसरी व्यवस्था बनाए, फर्क क्या पड़ना है? एक आदमी नशे में था, पहले दाएं जा रहा था, अब वो नशे में ही है, बाएं जा रहा है, क्या बदल जाएगा उसकी जिंदगी में? तो बाहर की ओर अपने आक्रोश को दिशा देने से कुछ होने नहीं वाला है। उससे बस इतना होता है कि हमारे अहंकार को तृप्ति मिल जाती है कि हम तो शोषित हैं, हमारे साथ बुरा हुआ है, हम आदमी अच्छे हैं पर दुनिया ने हमारे साथ बुरा कर दिया। उससे बस अपने अहंकार को एक प्रकार का चैन मिल जाता है। मूल कारण है कि हम समझते ही नहीं कि हम कौन है, जीवन क्या है। आपने कहा अध्यात्म शांति की बात करता है, अध्यात्म शांति की बात बिल्कुल नहीं करता। अध्यात्म सच्चाई की बात करता है। क्या हम सच्चाई जानते भी हैं? और सच्चाई पहली हमारे भीतर से शुरू होती है। आप जब कह रहे हैं कि आपको कोई विचार है, कोई भावना है, आपको क्रोध है, आपको पता भी है वो क्रोध कहां से उठ रहा है? आपको पता है आपके विचार कहां से आते हैं या बस विचार आ जाते हैं? आपको किसी चीज की कामना आ जाती है, कोई चाहत, क्या आपने चाहा था कि वो चाहत आपको आए? लेकिन नहीं, आपको चाहने लगते हैं और फिर कहते हैं ये मेरी चाहत है। वो आपकी चाहत कैसे है अगर आपने उस चाहत को ही कभी चाहा नहीं? क्रोध आ गया, आपने क्रोध को बुलावा देकर कहा था आओ, आमंत्रण पत्र भेजा था? नहीं, तो आपका क्रोध कैसे हो गया वो? पर हम क्रोधित खूब हो जाते हैं, और खास तौर पर युवाओं में ये बात बड़ी फैशनेबल मानी जाती है। क्रोध दिखाना, आक्रोश व्यक्त करना, नारेबाजी, डिसेंट। आपकी जितनी भी ऊर्जा है निश्चित रूप से आप उसको परिवर्तन में लगाएं, पर परिवर्तन कहां लाना है और किस तरफ को लाना है कुछ पता भी है? आप बेहोश हैं, आप एक सड़क पर चले जा रहे हैं, वहां गड्ढे ही गड्ढे हैं, आप गिर रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं, चोट है, आप कहते हैं कुछ बदलना चाहिए। अरे तुम क्या बदलोगे? क्या बदलोगे? बदलने के लिए पहले यह भी तो पता हो कि जो दर्द हो रहा है उस दर्द का कारण क्या है। नहीं तो बदलाव के नाम पे तो आप ये भी कर सकते हो कि कहते हो ये गाड़ी बहुत मुझे परेशान करती है, अब मैं इस गाड़ी को अपने कंधे पे रखकर आगे बढ़ूंगा। बदलाव तो किसी भी तरह का हो सकता है, और एक के बाद एक हम बदलाव लाते ही रहते हैं। उन बदल क्या गया? दुनिया आज जितनी बुरी हालत में, आप भली भांति जानते हैं, इतनी बुरी हालत में कभी नहीं थी। और मैं किसी देश की, किसी वर्ग की बात नहीं कर रहा। यहाँ जवान लोग बैठे हुए हैं, हमारे जाने के बाद भी ये लोग रहेंगे और न जाने क्या दुर्दशा झेलने वाले हैं। ये अप्रैल का महीना चल रहा है और भली बातें आप जानते हैं कि जितना औसत तापमान इस माह में इस वर्ष रहा है, इतना इतिहास में कभी नहीं रहा। और ये संयोग मात्र नहीं है, ये हमारे कर्मों का नतीजा है, ये हमारे मूल अज्ञान का तापमान है। आप क्या क्या झेलने वाले हो आप जानो, दया सी आती है। जिन्होंने ये करतूतें करी हैं वो तो करतूतें करके निकल लिए। दुनिया की इतनी खराब हालत किसने करी? अरे कोई षड्यंत्रकर्ता नहीं बैठा हुआ है। हमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत पसंद है। हम कभी क्या देते हैं, कोई इनविजिबल हैंड है, वो यूएस में बैठा हुआ है, वो सब गड़बड़ कर रहा है। कभी हम कह देते हैं इस वर्ग ने ये बड़ी गड़बड़ कर दी। कभी हम कहते हैं सब कैपिटलिस्ट हैं, वो जिम्मेदार हैं। कभी हम कह देते हैं सब राजनेताओं की भूल है। किसी न किसी दूसरे पर उंगली उठाना में बड़ा अच्छा लगता है। पाकिस्तानियों ने साजिश रची है। कहीं किसी के घर चोरी हो जाए, बांग्लादेशी होगा। दिल्ली में आजकल ये नया है, कुछ भी हो जाए बांग्लादेशी होगा। हो भी सकता है बांग्लादेशी, में इनकार नहीं करता, पर सबसे पहले आपको यही ख्याल क्यों आता है? वो तो ये भी सकता है कि आपके घर के लुल्लू ने चुराया हो, पर फिर जिम्मेदारी आपकी अपनी हो जाएगी, तो आप वैसा सोचना भी नहीं चाहते, वो विचार भी नहीं आता।
अगर कोई साजिश कर रहा है हमारे खिलाफ तो वो हमारे भीतर का अंधेरा है, और जब तक आप उस अंधेरे को नहीं हटाते आपको सुविधापूर्वक बाहर कोई ना कोई मिलता रहेगा नारेबाजी करने के लिए। वो नारेबाजी आपको बस एक विद्रोही घोषित कर देती है, और विद्रोही घोषित होने में बड़ा अहंकार है। मैं कौन हूं? आई एम द रिबेल। सब बुरे हैं, मैं अच्छा हूं। सब कमजोर है, डरपोक है, इनमें हिम्मत नहीं थी। बस एक उठी और तनी हुई मुट्ठी मेरी है। क्या मिलेगा? हम समझे तो बात को। और मैं बिल्कुल चाहता हूं विद्रोह हो, पर मैं चाहता हूं अंधा विद्रोह ना हो। विद्रोह की आवश्यकता तो निश्चित रूप से है, पर विद्रोह की दिशा भीतरी होनी चाहिए। पहली लड़ाई हमें अपने खिलाफ लड़नी है, और अहंकार को वही लड़ाई सबसे ज्यादा नापसंद है। वो सबसे लड़ सकता है, स्वयं से नहीं लड़ना चाहता। और जरूरत सबसे पहले यही है कि खुद से लड़ो, खुद को हराओ। ये जिसको तुम मैं बोलते हो, ये मैं है ही नहीं, ये कोई पराई चीज है जो मैं बन बैठी है। इसको निकाल बाहर करो अपने घर से। वो लड़ाई हम लड़ना नहीं चाहते। मैं चाहता हूं हम वो लड़ाई लड़ें। यहां आपने मुझे आमंत्रित किया है, आप सबसे अनुरोध है मेरा, जरूर लड़े लड़ाई, लेकिन सही लड़े लड़ाई। अपने खिलाफ लड़ना शुरू करो। आज का युग आपको बताता है कि आप तो ठीक ही हो। आप ठीक ही हो माने आपकी सारी कामनाएं ठीक हैं। चुनौती ये नहीं है कि खुद को परास्त करना है, चुनौती ये है आज के युग के अनुसार कि अपनी कामनाओं को कैसे पूरा करना है। और ये बहुत बड़ी भूल है। आपसे कहा जाता है कि सबको अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीने का हक है। अरे जब वो इच्छा आपकी अपनी है ही नहीं तो वैसे जियोगे तो पा क्या लोगे? वो पराई इच्छा है जिसको आपने अपना मान लिया है। यही कहते हो ना तुम लोग। जवान पीढ़ी को तो बहुत शौक है ये कहने का, मैं अपने हिसाब से चलता हूं, माई लाइफ माई रूल्स। भाई मेरी मर्जी है, मैं तो ऐसे ही करती हूं। मैं भी चाहता हूं कि हम सब अपनी मर्जी पर चलें, पर अपनी मर्जी सर्वप्रथम अपनी होनी तो चाहिए। कुछ होश भी है, किसकी मर्जी को आत्मसात करे बैठे हो। पता भी है कि बेहोशी में कौन आकर अपने स्वार्थों को आपकी मर्जी बना गया। एक काम है गलत का प्रतिकार न करना, और उससे भी बुरा काम है गलत दिशा में प्रतिकार की दौड़ लगा देना। एक काम तो यह है कि मरीज घर पर है, उसको अस्पताल नहीं लेकर जा रहे, और दूसरा काम यह है कि पता तो चल गया कि मरीज है, लेकिन यह नहीं पता चला कि अस्पताल किसको बोलते हैं और इसको मर्ज क्या है। तो उसको उठा करके शराब खाने की ओर दौड़ लिए। इससे बेहतर तो यह था कि कहीं को ना जाते, उसे घर पे ही पड़ा रहने देते। आप जो समाधान लेकर के आते हैं वो समस्या के अज्ञान से उठता समाधान है। जब समस्या ही नहीं समझते तो समाधान कैसे बताओ। और अगर समस्या समझ जाओ तो क्या पता समाधान अति सरल हो। लेकिन हमने झूठे समाधानों को आदर्श बना लिया है, फिर हम आइडियोलॉजिकल हो जाते हैं। सब अपनी अपनी आइडियोलॉजी लेकर चलते हैं, और हर आइडियोलॉजी दावा यही करती है मैं एक समाधान हूं। समस्या पता नहीं, समाधान पहले आ गया। यही होता है ना आदर्शवाद का। और क्या मतलब होता है? समस्या कोई भी हो, समाधान ये है। गजब हो गया। जैसे कि कोई चिकित्सक बोले रोग कोई भी हो, प्रिस्क्रिप्शन ये रहा। और ये सब वो प्रिस्क्रिप्शन है जो कोई 200 साल, कोई 100 साल, कोई कई तो प्रागैतिहासिक हैं, 4000 साल पहले लिखे गए थे। और आप कह रहे हैं समस्या कोई भी हो, समाधान ये रहा। ऐसे थोड़ी हो जाएगा। वेदांत इस मामले में अनूठा है, वो समाधान बताता ही नहीं। वो कहता है समस्या तो खोज लो। वो कहता है पूछो पूछो पूछो। सिर्फ इस एक शब्द में पूरा वेदांत समा जाता है। पूछो, जानो, पता तो करो, मानो नहीं। बिलीफ की कोई बात ही नहीं है।
अपने भीतर जाओ और देखो कि कितने तरीके की मान्यताएं और विश्वास पकड़ रखे हैं, और सारे विश्वास अंधविश्वास हैं। समझ में आ रही है बात? हिंदी के साथ देखिए, मैं भी हूँ, और जो लोग मेरे संपर्क में रहे हैं, मुझसे जुड़े हैं, वो भली भांति जानते हैं कि हिंदी के पक्ष में कितना बोला है मैंने। मेरी एक पुस्तक का नाम ही है हिंदी, हिंदी में नहीं है, उसका नाम ही है हिंदी। लेकिन बात यह है कि जो हिंदी वाले भी हैं, उन्होंने कहाँ हिंदी का स्वेच्छा से चयन करा है। ठीक वैसे जैसे वो जो दूसरी चीज़ है जो मेरे हृदय के बहुत निकट है, शुद्ध शाकाहार। जो आज शुद्ध शाकाहारी भी हैं, उन्होंने कहाँ बोधपूर्वक शाकाहार का चयन किया है। जो हिंदी बोल रहे हैं वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे। जो शाकाहारी है वो इसलिए शाकाहारी हैं कि ब्राह्मण बनिया या जैन घर में पैदा हुए थे। तो इनको मैं कैसे कोई श्रेय दे दूं? हिंदी वाला मैं उसको मानूंगा ना जिसके सामने विकल्प था अंग्रेजी का भी। उसने स्वेच्छापूर्वक हिंदी का चयन किया, उसने कहा, तब मैं मानूं हिंदी वाला है। असली शाकाहारी मैं उसको मानूं ना जिसने अपनी धार्मिक मान्यताओं के कारण नहीं, अपने बोध के कारण शाकाहार का चयन किया। इसी तरीके से मैं अंग्रेजी वालों को कैसे कह दूं कि ये सब तो पतित अधम पापी है। उसको बचपन से ही माँ बाप ने उठा कर कॉन्वेंट में डाल दिया था, वहां उस पर पेनल्टी लगती थी अगर वो हिंदी का एक शब्द बोल दे तो। मैं ऐसे ही स्कूलों में पढ़ा हुआ हूं, इसलिए जानता हूं। आप हिंदी का एक शब्द बोल दीजिए, तीसरी क्लास में था मैं, 50 रुपए की पर्ची कटती थी। तो अब अगर उससे हिंदी बोली ही नहीं जा रही तो इसमें गलती क्या हो गई? अभी यहां पर जब भूमिका दी जा रही थी आज के सत्र की, देखिए आप मुस्कुरा उठी, आपने सुना ही होगा। अब वो वहां पर बच्ची थी, मैं उसको कैसे दोष दे दूं अगर वो परिचित को वंचित बोल गई। बोल रही है कि इस सत्र का आयोजन इसलिए हो रहा है ताकि आप सब अध्यात्म से वंचित हो जाए। उसकी गलती ही नहीं है ना, क्या गलती बेचारी की? और जो लोग शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं, उन्होंने शुद्ध हिंदी इसलिए नहीं सीखी है कि उनको नागार्जुन से या धूमिल से या निराला से प्रेम था। उन्होंने शुद्ध हिंदी इसलिए सीखी है क्योंकि घर में वही चलती थी। तो उन्हें मैं इस बात के लिए क्या श्रेय, क्या क्रेडिट दे दूं? बोध चाहिए। हमारा जो कुछ भी होता है हमारे अज्ञान से होता है, हमारी परिस्थितियों से होता है। परिस्थितियों पर चलने वाला आदमी नहीं चाहिए, आत्मा पर चलने वाला मनुष्य चाहिए। समझ में आ रही है कुछ बात? हम्म